गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक नया तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है। नाम से ही पता लग गया होगा आपको, श्वसन तंत्र का काम होता है सीधा सीधा श्वसन करना। और श्वसन हमारे लिए कितना जरूरी है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। समझना बस थोड़ा सा ये है हमें कि श्वसन आखिर होता क्या है। हम जब जनरली बात करते हैं या सुनते हैं तो हमें अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है, या हम जब भी सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद हवा को लेना और छोड़ना, नाक से बाहर की वायु को लेना और छोड़ना, इसे बोलते हैं श्वसन। पर साइंस की दृष्टि से ये श्वसन नहीं है, ये है संवातन या श्वासन, है ना। दो अलग अलग चीजें होती हैं, देखना बेटा। एक तो होती है श्वासन या संवातन, एक ही बात है, और एक होती है श्वसन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप अपनी नाक से O2 युक्त वायु को खींचते हो और CO2 युक्त वायु को निकालते हो, तो उस घटना को तो हम कहते हैं श्वासन या संवातन। और श्वासन के बाद O2 जो अंदर गई है वो हमारे फेफड़ों से रक्त में, और रक्त से हमारी कोशिकाओं में जब चली जाती है और कोशिकाओं में जाकर जब ऊर्जा का उत्पादन करती है ना, तब उस घटना को हम बोलते हैं श्वसन। अभी मैं इसकी अभिक्रिया भी बताऊंगा आपको लास्ट में, हम अभी नहीं बता रहे हैं इस चीज को। श्वसन के अंदर कौन सी अभिक्रिया कहां कैसे चलती है और क्या क्या बनता है, वो तो बहुत बाद की बात है। हमें अभी केवल इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझना है कि सामान्य वायु ग्रहण करना और छोड़ना तो होता है श्वासन, और अंदर कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन होना, है ना, वो होता है श्वसन। अब ये दोनों घटनाएं चलती कैसे हैं, देखिए। इन दोनों को चलने के लिए और हमारे अंदर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तंत्र चाहिए होता है, श्वसन तंत्र। मैंने यहां आपके सामने इसका एक पूरा चित्र खोलकर रखा है। एकदम ओरिजिनल डायग्राम है, लेकिन सिंप्लीफाइड किया हुआ है। इसमें आपको एक एक हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा और आराम से समझ में आएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आ जाइए फटाफट देखिए। श्वसन तंत्र के अलग अलग कई हिस्से होते हैं। बाहर से शुरू करते हैं, जो हिस्सा हमको दिखता है। देखो जरा, ये एक व्यक्ति है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जो इस समय मेरी तरफ देख रहा है। ये है इसकी नाक, और इसकी नाक के अग्र सिरे पर एक जोड़ी अंडाकार आकार के छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों को हम बोल देते हैं नासा छिद्र या नेजल पोर। सारी दुनिया जानती है कि ये नासा छिद्र क्या काम करते हैं। ये एक मार्ग देते हैं वायु को अंदर जाने का, ये तो सबको पता है। लेकिन इसके ठीक अंदर जाते ही दो अलग अलग रास्ते आ जाते हैं। एक इस छिद्र का रास्ता अलग है और इस छिद्र का रास्ता अलग है। इन रास्तों को, इन मार्गों को हम बोलते हैं नासा मार्ग या नेजल पाथ। क्लियर? अब ये दोनों मार्ग अंदर जाके एक बड़ी खोखली गुहा में खुलते हैं। ध्यान देना यहां पर, इस बड़ी खोखली गुहा को हम बोलते हैं नासा गुहा यानी नेजल कैविटी। और ये सारी जो वायु अंदर आई है वो सब यहां नासा गुहा में पहुंच जाती है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर कि जो वायु हम खींच रहे हैं, उस वायु में धूल के कण भी हो सकते हैं, उस वायु में रोगाणु हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, जीवाणु हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, हमें बीमार कर सकती है।
तो हमारा शरीर ये चाहता है कि कोई भी बेकार की चीज अंदर ना जाए, सिर्फ हवा जाए। तो इसने क्या किया है, यहां नासा मार्ग में छोटे छोटे रोम बना दिए हैं, बाल बना दिए हैं, और चिपचिपा श्लेष्मा बनाने वाली ग्रंथि बना दी है। तो जब बाहर से कोई धूल का कण या कोई रोगाणु अंदर प्रवेश करता है तो वो उस श्लेष्मा झिल्ली के चिपक जाता है, अटक जाता है और अंदर नहीं जाता, बालों में उलझ जाता है और वहीं रह जाता है। क्लियर? तो इस तरह ये नासा मार्ग का काम न केवल मार्ग प्रदान करना बल्कि रोगाणु और धूल के कणों को अंदर जाने से रोकने का भी होता है। इसके बाद आती है नासा गुहा, जहां पर वायु एकत्रित होती है। उसके बाद इस गुहा के ठीक आगे वाला हिस्सा आता है, ये वाली जगह देखो जरा गौर से, ये वाली जगह कहलाती है नासा ग्रसनी। ये नासा ग्रसनी ये क्या है, ये एक चौराया है, एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारी मुख गुहा भी खुलती है और हमारी नासा गुहा भी खुलती है। तो हमारे श्वसन मार्ग और हमारे भोजन की आहार नाल का मार्ग दोनों को जोड़ने वाली जगह होती है नासा ग्रसनी। तो यहां से वायु सीधा ग्रसनी में गई और फिर ग्रसनी से सीधा नीचे हमारे गर्दन में आएगी और यहां गर्दन में आते ही इसको एक चौड़ी त्रिभुजाकार आकृति मिलेगी। इस चौड़ी त्रिभुजाकार आकृति को क्या कहा है हमने, कंठ या स्वर यंत्र, या इसी को बोलते हैं लैरिंग्स। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये क्या काम करता है। आप इसकी संरचना को जरा गौर से देखो, इसके अंदर ऐसे छोटे 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 धागे समान, धागे तो नहीं है, ये हैं तो हमारी पेशियों के धागे, है ना। ये धागे समान रचनाएं यहां पाई जाती हैं और इन रज्जुओं को या इन धागों को बोलते हैं स्वर रज्जु। आपने गिटार देखी, गिटार, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा देखी है, उसके अंदर तार होते हैं अलग अलग बहुत सारे, उन तारों को हिलाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा देखा है ना। ये वैसे ही तार हैं। जब यहां से हम वायु को निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में ये तार यहां पर हिलते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है और उनके हिलने पर उसी तरह की आवाज उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे कह दूं कि कंठ का काम होता है स्वर उत्पन्न करना, आवाज उत्पन्न करना, बोलना। क्लियर? अब इस कंठ के ठीक नीचे एक पतली लंबी सीधी नली पाई जाती है। ध्यान देना इधर, इस पतली लंबी सीधी नली को हम कहते हैं श्वसन नली या ट्रेकिया। इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। इसका काम होता है ऊपर से आने वाली वायु को नीचे फेफड़ों तक पहुंचाना। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें और दिखाई देंगी। आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस श्वसन नली के ऊपर बाहर की साइड में ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये उपास्थि के बने हुए लचीले छल्ले होते हैं। ये छल्ले इस नली को खींच के रखते हैं बाहर की तरफ, ताकि श्वसन नली में से हवा आने और जाने के दौरान वो नली पिचके नहीं, और नली पिचके उससे पहले वो खींच ले। मतलब कि श्वसन नली को पिचकने से रोकते हैं ये छल्ले, सी आकार के उपास्थि के छल्ले। ये तो बाहर की तरफ है। और अंदर क्या है श्वसन नली के, वही श्लेष्मा और पक्षमाभ यानी रोम जो यहां थे, बिल्कुल वही चीजें यहां भी हैं। मान लें यदि गलती से यहां से कोई रोगाणु अंदर पहुंच गया, कोई धूल का कण अंदर पहुंच गया तो फेफड़ों में ना जा पाए, पूरी व्यवस्था कर रखी है। यहां भी श्लेष्मा बिखरा हुआ है, जो भी बाहर से गंदगी आएगी वो श्लेष्मा के चिपक जाएगी और अटक जाएगी।
क्लियर। और अंदर जाएगी केवल हवा, शुद्ध वायु जाएगी। अब आप थोड़ा सा गौर और करो एक बार, थोड़ा सा इसे हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड बनाया है मैंने, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। देखो, इसके अंदर से दो शाखाएं निकलती हैं, देखना, इधर और इधर, इन दोनों शाखाओं को हम बोलते हैं श्वसनी। नाम बदल गया है, चीज वही है। ये है श्वसन नली, और श्वसन नली की शाखाएं क्या है? श्वसनी। क्लियर। अब आगे आओ, ये श्वसनी कहां घुस रही है? देखो जरा, ये दोनों श्वसनी दो अलग अलग बड़े अंगों में प्रवेश कर रही हैं। ये गुलाबी रंग के बड़े बड़े दो अंग, इन्हें हम कहते हैं फेफड़े। एक होता है बायां फेफड़ा और एक होता है दायां फेफड़ा। मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े होते हैं, प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी रंग का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रत्येक फेफड़े का वजन लगभग 450 ग्राम का होता है। इसमें फूलने सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो ये दोनों श्वसनी इन दोनों साइड के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब आप एक एक फेफड़े को गौर से देखो जरा। एक इधर वाला फेफड़ा ले लेते हैं अपन। इस फेफड़े के बाहर एक आवरण पाया जाता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। फेफड़ों के बाहर की तरफ पाए जाने वाले इस आवरण को हमने ऊपर नाम दिया है फुफ्फुसावरण। जैसे हृदय के ऊपर हमने पढ़ा था हृदयावरण, ठीक वैसे ही फुफ्फुस के ऊपर है फुफ्फुसावरण। देखो अब इसके अंदर यहां पे मैंने कुछ भी दिखाया नहीं है अभी, लेकिन उसमें दिखाया है। होता दोनों साइड है, एक ही चीज है, लेकिन सिर्फ एक में ही प्रदर्शित किया है। उसके अंदर चलें उससे पहले एक बार आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो दायां फेफड़ा होता है वो आकार में बड़ा होता है, दिख भी रहा होगा चित्र में आपको, और जो बायां फेफड़ा होता है ये आकार में छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास होता है हमारा हृदय। हृदय थोड़ा सा बाईं ओर होता है, इधर, ऐसा ही तो होता है ना। और इधर जब वो खिसकता है या इधर की स्थिति जब उसकी होती है तो इधर वाले फेफड़े को जगह कम मिलती है और ऐसी स्थिति में ये छोटा रह जाता है। ठीक है। अब आप गौर से देखना, यहां पे श्वसनी तक तो हमारे समझ में आ गया था। अब देखो जरा, ये श्वसनी यहां से फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर गई है और अंदर जाके इसने शाखाएं बनाई है और फिर उसके अंदर जाके वापस शाखाएं बनाई है और उसके अंदर जाके वापस शाखाएं बनाई है। श्वसनी के अंदर बनने वाली शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनिका। अब ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं इनके भी, प्राथमिक श्वसनिका, फिर उसमें से निकलेगी द्वितीयक श्वसनिका, फिर उसमें से निकलेगी तृतीयक श्वसनिका। उतना अंदर नहीं जाना है अभी हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है एक बार इसको, कि पहले है श्वसन नली, फिर है श्वसनी, और श्वसनी के अंदर कौन है? श्वसनिकाएं। और हर श्वसनिका का सबसे अंतिम सिरा थोड़ा मोटा और फूला हुआ होता है। देखो ऐसे गुब्बारे की तरह मोटा और फूला हुआ होता है। इन थैली समान फूली फूली रचनाओं को हम कहते हैं वायुकूपिका, एयर एल्वियोली। वायुकूपिका इसका सबसे अंतिम सिरा होता है, क्योंकि जो भी वायु आ रही है, एक बार मार्ग रिपीट करते हैं, देखना कहां से पहुंचे थे। सबसे पहले वायु ने नासा छिद्र से प्रवेश किया और नासा मार्ग में होती हुई नासा गुहा में पहुंच गई। वहां से नासा ग्रसनी में होकर और कंठ को पार करते हुए श्वसन नली में आ गई। श्वसन नली से दोनों साइड के फेफड़ों में श्वसनी से प्रवेश कर गई और श्वसनी अंदर जाके श्वसनिकाओं में विभाजित हो गई और वहां से वायु उनके अंतिम सिरे पर उपस्थित थैली
वायु कूपिका में प्रवेश कर गई। अब हम कह रहे हैं थैली यानी गुब्बारे के समान है, तो जब आप सोचो यहां पे हवा आएगी तो ये थैलियां फूलकर मोटी हो जाएंगी, और जब सारी थैलियां एक साथ फूलेंगी तो ये फेफड़ा फूल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी कूपिकाएं होती हैं ये भी पता होना चाहिए। एक फेफड़े में 30 करोड़ कूपिकाएं होती हैं। एक फेफड़े में 30 करोड़, यानी दोनों फेफड़ों में कुल 60 करोड़, 60, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत सारी वायु कूपिकाएं होती हैं। और दोनों फेफड़ों की 60 करोड़ कूपिकाएं, जैसे ही आप अंदर वायु लेते हो ये सारी कूपिकाएं एक साथ फूल जाती हैं, और जब ये सारी कूपिकाएं एक साथ फूल जाती हैं तो दोनों फेफड़े भी फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। यहां तक तो ठीक है, फेफड़े फूल गए, वायु कूपिका भी फूल गई, लेकिन अब क्या? अब क्या होगा? देखो, वायु कूपिका के चारों ओर रक्त वाहिनियां होती हैं और ऐसे लिपटी रहती हैं इसके चारों ओर। एक साइड से आता है अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त आता है, और वो जब यहां आता है तो यहां पर आने वाली वायु में वो विसरण द्वारा अपनी CO2 को डाल देता है, यानी रक्त से CO2 तो चली जाती है कूपिका में, और कूपिका से O2 चली जाती है रक्त में, और ये रक्त शुद्ध होकर कहां आ जाता है? हमारे शरीर में आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? एक बार वापस सुनो। वायु कूपिका के गुब्बारे के ऊपर रक्त वाहिनियां हैं। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही हवा आई और कूपिका फूली, कूपिका फूलते ही आदान प्रदान चालू हो जाता है। उसी टाइम आदान प्रदान, कूपिका में कौन आ रही है? CO2 आ रही है और O2 जा रही है, CO2 आ रही है और O2 जा रही है, ऐसे चलता रहता है। और ऐसे वो जितनी देर के लिए फूलती है ना, उतनी देर में तो सब कुछ एक्सचेंज हो जाता है। O2 सारी ब्लड में और ब्लड की O2 सारी कूपिका में आ जाती है। अब क्या होता है, इतनी देर के बाद हमारी कूपिकाएं वापस पिचकती हैं और सारी हवा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ध्यान देना जरा, जाते टाइम तो वायु में ऑक्सीजन गैस थी, लेकिन वो तो कहां चली गई? रक्त में। और अब आते टाइम उस वायु में कौन है? CO2। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए, अब एक चीज और समझनी है कि फेफड़ों को फुलाता और पिचकाता कौन है। हम तो ध्यान देते नहीं बिल्कुल भी कि भाई अब फुलाना है, अब सिकोड़ना है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि अब क्लास में बैठे हो, आप बोलोगे सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपना फेफड़ा फुला लेता हूं, सर 1 मिनट रुक जाओ, मेरा फेफड़ा पिचका लेता हूं, मुझे श्वास लेना भूल गया, रुको सर तकलीफ हो रही है। ऐसा होता है कभी आपको? ये हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें कब श्वास लेना है, कब छोड़ना है। 1 मिनट में भाई 16 बार सांस लेना है मान लो, तो हम गिनेंगे क्या हर मिनट में? फिर तो हम और कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। ये काम हमने किसी और को सौंप रखा है। कौन है वो? सोचो, वो कौन है? ये सबसे नीचे मिलने वाला पर्दा, इस पर्दे को हम बोलते हैं डायाफ्राम। इसकी पेशियां जो होती हैं वो अपने आप को संकुचित करती रहती हैं और प्रसारित करती रहती हैं, यानी वो सिकुड़ती हैं, फूलती हैं। तो उनकी वजह से डायाफ्राम ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा होता रहता है अपने आप। हमारा मस्तिष्क इस पर कंट्रोल करता है, इसे हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब डायाफ्राम नीचा होता है तो दोनों फेफड़े अपने आप फूल जाते हैं, और जब डायाफ्राम ऊंचा होता है तो दोनों फेफड़े अपने आप पिचक जाते हैं। ये काम ऑटोमेटिक होता रहता है। लेकिन असली चीज क्या है? यहां श्वसन नहीं हुआ है अभी तक, अभी सिर्फ यहां से गैसों का विनिमय हुआ है। अब क्या होगा देखो जरा,
O2 रक्त में पहुंच गई, ये क्लियर है सभी बच्चों को। O2 रक्त में पहुंच चुकी है और अब रक्त क्या करता है, जगह जगह फैल जाता है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में चला जाता है। और जब रक्त हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में चला जाएगा तो कोशिका में जाकर वो क्या करेगा, एक बार ये देख लेते हैं। कोशिका में जैसे ही रक्त प्रवेश करता है वैसे ही वहां पर कौन उसका इंतजार कर रहा है, C6H12O6, ग्लूकोज बोलते हैं इसको, सब जानते हैं बच्चे। ये इंतजार कर रहा है कि कब मेरे पास O2 आए, कब मैं टूटूं और कब ऊर्जा बने, है ना। अब जो हमने श्वसन किया है, इस श्वसन की O2 यहां पर आएगी और ये O2 इसके साथ अभिक्रिया करेगी, यानी हम कह दें 6O2 की अभिक्रिया होगी। और जब ये दोनों अभिक्रिया होगी तो ऐसी स्थिति में, मैं उधर जगह नहीं इधर बना देता हूं वैसे, ऐसी स्थिति में यहां पर कौन बनेगा, 6CO2 का उत्पादन होगा, 6H2O का उत्पादन होगा और साथ में कौन बनेगी, ऊर्जा, ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। इस घटना को बोलते हैं श्वसन। आ रही है समझ में, ये है श्वसन, कोशिकाओं के अंदर चलने वाली वह प्रक्रिया। सुनना, कोशिका के अंदर चलने वाली वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से विखंडित होकर CO2 जल और ऊर्जा का उत्पादन करता है, श्वसन कहलाती है। क्लियर। लेकिन इस श्वसन को करने के लिए जो O2 चाहिए, वो O2 यहां लाने के लिए हमें एक तंत्र चाहिए था, इसे बोलते हैं हम श्वसन तंत्र। आई होप आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।